राइट जी, सो अब तक हम ये देख चुके हैं कि हमारा नाइव बेस्ड एल्गोरिदम इन प्रैक्टिस वर्क्स रियली वेल एंड इट्स अ प्रीटी गुड क्लासिफायर एक्चुअली। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि इट्स बेस्ड ऑन दिस simplifying assumption which we call the naive assumption of independence between the features. अब हम एक दो चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एक तो बैग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो आपने इससे पहले भी देखा था, हम उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स किस तरह से काम करता है। ऑल्दो कि वी हैव बीन यूजिंग दैट ऑल अलोंग इन दीज एग्जांपल्स, लेकिन एक दफ़ा उसको दोबारा देख लेते हैं। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपका स्टैट्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो यू प्रॉब्ली डोंट नीड द रिमेनिंग स्लाइड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसे आप स्किप कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि ज़रा क्विकली स्किम करके देख लीजिएगा कि आपको सब कुछ वाकई आता है या नहीं आता। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट conditional independence, which is really important to understand in the context of the Bayes theorem and the naive Bayes classifier. So let's begin. ओके अब मैं क्विकली ज़रा जो चीज़ें हमने इससे पहले जिनकी बातें की हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। बैग ऑफ वर्ड्स assumption क्या है? सो यू हैव, दिस इज बाय द वे फ्रॉम डैन जुराफ्स्की स्लाइड, दिस एक्चुअल स्लाइड हैज़ बीन टेकन आई थिंक फ्रॉम हिज बुक और फ्रॉम हिज स्लाइड। सो ये आपके पास एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को आपने फ़र्ज़ करें कि तोड़ा, आई को अलग किया, लव को अलग किया, दिस मूवी सबको अलग अलग किया, उठा के इस बैग में डाल दिया, हिलाया जुलाया और उसके बाद निकालते गए और इनके काउंट्स निकालते गए। सो बेसिकली द बैग ऑफ वर्ड्स इज़ अ मल्टी सेट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए काउंट्स को निकाल दें तो इसमें इट 6 दफ़ा पड़ा हुआ है और आई 5 दफ़ा पड़ा हुआ है और द 4 दफ़ा पड़ा हुआ है, टू जो है वो 3 टाइम्स पड़ा हुआ है। तो सेट की जो assumption यूनिकनेस की होती है ना वो ख़त्म कर दी, मल्टी सेट बना दिया। यहाँ हमने उसको एक हिस्टोग्राम की फॉर्म में या एक काउंट्स के फॉर्म में लिख दिया। दिस इज़ योर बैग ऑफ वर्ड्स। एक बात याद रहे कि बैग ऑफ वर्ड्स यहाँ अभी हमने सिर्फ किया है सिंगल टोकन्स के ऊपर, यानी आई अलग है, लव अलग है, दिस अलग है, मूवी अलग है। हम आगे जाकर ये देखेंगे और वो हो सकता है कि आप लोगों का मशीन लर्निंग में तो मैं उस चीज़ को ना कवर करूं, लेकिन हम जब लैंग्वेज मॉडलिंग की बात करते हैं तो आपको एक मसला बहुत बड़ा इसमें नज़र ये आता है कि ये एजम्पशन हमें हर वर्ड को हर वर्ड से अलग कर देती है, जबकि वर्ड्स अपने पिछले वर्ड पर बहुत हाईली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये सिंगल वर्ड्स को देखना, जिसको हम बाय द वे जब हम सिंगल वर्ड्स को देख रहे होते हैं तो वी कॉल देम यूनिग्राम्स और वन ग्राम्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं बायग्राम्स के अंदर। सो रादर देन doing your bag of words over single words, you do it over pair of words. So ये I love उठा के आप इसमें डालेंगे और उसके बाद love this डालेंगे, फिर उसके बाद this movie डालेंगे, फिर movie और ये exclamation mark डालेंगे, अगर आप punctuation count कर रहे हैं then exclamation mark it's डालेंगे, फिर it's sweet डालेंगे, फिर sweet comma डालेंगे and so on. इन सबको इसमें रख देंगे और उसके बाद आपके पास जो काउंट्स आएंगे वो काउंट्स भी आपके पास इन्हीं चीज़ों के ऊपर होंगे। सो आई लव का काउंट होगा और लेट्स से लव दिस का काउंट होगा एंड इन सब के आपके पास जो है वो काउंट्स लिखे हुए होंगे। एंड नाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज बेसिकली ओवर दीज बायग्राम्स, ठीक है। और ये चीज़ इससे आगे भी जा सकती है। वी कैन डील विद ट्राईग्राम्स, वी कैन डील विद 4 grams, 5 grams, 7 grams. So Google usually uses what we have नोन के वो ज़्यादा अपने जो कुछ टास्क के लिए इवन अप टू हेप्टाग्राम 7 ग्राम्स तक यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा। बट यू हैव सीन कि जब बढ़ाते हैं हम अपने n ग्राम का साइज़ तो उसके नतीजे में डेटा स्पार्सिटी का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने लगता है ना। सो आई लव के ऊपर अगर आप चले गए तो अब आप ढूंढ रहे हैं बायोग्राम के अंदर कि पूरा मुझे ये वर्ड आई लव या लव दिस या दिस मूवी ही मिलेगा तो मेरा काउंट वहाँ से निकलेगा। तो जैसे जैसे हम हायर एन ग्राम्स की तरफ मूव करते हैं डेटा की स्पार्सिटी बढ़ती जाती है, जीरोस बढ़ते चले जाते हैं और वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सादी किस्म की स्मूदिंग नहीं करनी होती है, हमें स्मूदिंग भी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको आगे का फ्लेवर दे दिया। अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल कोई चीज़ पढ़ें जिसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। आपने यूनिग्राम्स कर लिए, यूर ऑलमोस्ट देयर। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस। अब यहाँ से जो अगले 2-3 स्लाइड्स हैं ना, अगर आप बहुत क्रिस्टल हैं अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स में तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं, उसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं। आखिर की एक एग्जांपल है, बस वो देख लीजिएगा। लेकिन मैं एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, ये खान अकेडमी से ये इसमें से कुछ चीज़ें ली हुई हैं। सो इंडिपेंडेंस, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ नोइंग अबाउट द अकरेंस ऑफ वन does not change the probability of the other event. तो हमने कहा था ना नाइव बेस के अंदर इंडिपेंडेंस और वहाँ पे इनफैक्ट कंडीशनल इंडिपेंडेंस है, तो हम उसकी बात अभी करते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होती है। सो इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि दो इवेंट्स का आपस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे का कुछ नहीं पता लगता। लाइक फॉर एग्जाम्पल हेड्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो इवेंट्स हैं, ए है हेड्स आना एक फेयर पॉइंट पर और बी है कि आज वेंसडे। सो आज वेंसडे होना आपके हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहा,
और ना ही आज कॉइन टॉस करके अगर हेड्स आ जाए तो इसका मतलब है कि आज वेंसडे। दीज टू आर इंडिपेंडेंट, क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अगर यहाँ आपके जहन में ये मिसाल आ रही है ना कि हेड्स और टेल्स भी इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि मेरे पास एक है कि इवेंट कि मेरा कॉइन फ्लिप पे हेड आया है और एक इवेंट है कि कॉइन फ्लिप पे टेल आया है, और आपको लग रहा है ये इंडिपेंडेंट है, तो स्टिक विद अस अंटिल द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव फ्लिप्स में हेड और टेल आना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले में हेड आया तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि सेकंड में हेड आएगा या टेल आएगा। द फर्स्ट occurrence of any particular outcome, let's say head या tail, does not decrease our uncertainty about the second outcome जो उसके बाद आनी है in a fair coin tosses, subsequent fair coin tosses एक के बाद आप एक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगले वाला एग्जांपल में अगेन टू कंसेक्यूटिव थ्रोज ऑफ अ फेयर डाई आर इंडिपेंडेंट, टू कंसेक्यूटिव फ्लिप्स ऑफ अ कॉइन, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, आर इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर एक ही फ्लिप की बात कर रहे हैं तो फिर अगर हेड आ गया है तो इसका मतलब है टेल नहीं आया है, तो वो हम बात अभी करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, so अगर यहाँ by definition if two events are independent, so the probability of the joint probability of those events is basically equal to the product of those two probabilities. अगर वो ना होते independent तो फिर ये probabilities क्या होती हैं, वो तो याद है ना आपको। So then the probabilities would have been the probability of A given B into probability of B, या the probability of B given A into probability of, सॉरी into, इसको अभी कर देता हूँ, टाइम लगता है but it also keeps it neat into the probability of A. तो ये इस तरह से निकलती हैं। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता रहा। आपको शुरू की जो मेरी प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स है उससे ये चीज़ याद होगी कि A गिवन B इज एसेंशली इक्वल टू A, और अभी हम इसको देखते हैं। तो लिहाजा इस वजह से दिस इज बाय डेफिनेशन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी को given another way या stated slightly differently, we can say the probability of A given B is equal to the probability of A, यानी बी हुआ है या नहीं हुआ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए की वही प्रोबेबिलिटी है जो उसकी प्रोबेबिलिटी। कॉइन का हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि आज वेंसडे है इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन अ कॉइन विदाउट द नॉलेज कि जी वो वेंसडे था या नहीं था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ a coin, a head on a coin given कि पिछला वाला जो है वो head था, is basically again the probability of head, it does not depend on the probability कि पिछली वाले flip के अंदर जो है वो head आया। तो by the way यहाँ पर जो वो कहा जाता है ना कि आई थिंक ओवर ड्यू इफेक्ट या ऐसे कोई टर्म इसके लिए यूज़ होती है, आपको ये मिल जाएगी। ये गैम्बलर्स फैलेसी कहलाती है कि मैं अगर कॉइन टॉस किए चला जा रहा हूँ या आप लूडो का वो जो दाना फेंके जा रहे हो कि अब तो 6 आने वाला है यार, इतनी देर से 6 नहीं आया, वो बाय लक आपका अगर आ जाएगा बाय चांस 1/6 ही 1/6 ही उसकी प्रोबेबिलिटी है 6 आने की। आपका 10 दफ़ा भी 6 ना आए और उसके बाद 6 आ जाए, या आपका इकट्ठे 3-6 आ जाएं, वो अगेन वही प्रोबेबिलिटीज़ उनको गवर्न करेंगी। पिछले वाले 5 आने, 6 आने, 4 आने या आधे घंटे तक 6 ना आने से अगला 6 आने का कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स जस्ट अ फीलिंग दैट वी गेट कि जी अब इतनी देर से नहीं आया, अब तो शायद आ जाएगा। दीज टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट। देर से ना आना 6 और उसके बाद 6 आ जाना आपस में इंडिपेंडेंट है, राइट। Now in this we put this condition, the probability of B is greater than 0, and in this case we say the probability of A is greater than 0. Pause the video and see if you can figure out कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आई होप कि आपने इसको करके देखा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज एसेंशियली इक्वल टू, आप देख कर आए हैं, आपको मालूम है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ओवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 होगी तो ये पूरी चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट इंडिपेंडेंस। अपने तौर पर अगर आप चाहें तो इसको आप मजीद फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ जो आपस में कंफ्यूज की जाती है वो इंडिपेंडेंस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। और अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर तफसील से पढ़ लीजिएगा, मैं तो बहुत क्विकली इसके ऊपर से गुजर जाऊंगा। लेकिन ये दो इवेंट्स हैं ए बी जो वेन डायग्राम पर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज देर इज़ एन इंटरसेक्शन एरिया, देर इज़ एन एरिया इंटरसेक्शन एरिया ए बी जो यहाँ पर बीच में है, ठीक है, जहाँ ये दोनों इवेंट्स है। तो ए गिवन बी भी कुछ ना कुछ है और बी गिवन ए भी कुछ ना कुछ है, राइट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नॉट इक्वल टू ए, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कि आप इस वाले बी के अंदर हैं, आप बी के अंदर हैं गिवन बी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है
जो आपका ए का है बी के अंदर, तो दिस इज लाइक द काउंट ऑफ दिस थिंग डिवाइड बाय द काउंट ऑफ बी, आपका डिनोमिनेटर अपडेट हो गया, आपको पता लग गया इस इवेंट का। सो इस इवेंट के हो जाने से इस इवेंट की ए गिवन बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो अपडेट हो गई है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम ये कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बाय द वे सॉरी, दिस शुड हैव बीन probability of A, and I think कि मैंने अगर ये एक दफ़ा किया है तो मैंने आगे भी किया होगा, but I will fix the slides later. Again, the probability of B given A is not equal to the probability of B here, right? And the probability of A intersection B uh, is equal to the probability of A into the probability of A intersection B, like the joint probability of AB is equal to the probability of A into the probability of B given A. राइट ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल शुरू में जब मैंने आपको बेस पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बड़ी तफसील से डील की थी। आई वोंट गो ओवर इट अगेन, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को आप यूँ भी कह सकते हैं, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, राइट। So therefore the probability of A intersection B is not equal to the probability of A into the probability of B. So these are dependent events, right? इनके बारे में आप क्या कहते हैं? ये दो इवेंट्स क्या है? Are these independent events? या are these mutually exclusive events? Disjoint events, जहां पर एक का होना दूसरे को नामुमकिन बना दे, ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। कॉइन के ऊपर हेड आ जाना या टेल आ जाना, ठीक है, यानी किसी मोड़ पर दाएं मुड़ जाना या बाएं मुड़ जाना, दोनों काम नहीं हो सकते, एक चीज हो सकती है, ठीक है। तो लिहाजा ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। अच्छा, इनकी क्या खूबी होती है? the joint probability of A and B is 0, दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हेड और टेल इकट्ठे आ जाएं, क्या प्रोबेबिलिटी 0, राइट। ये कुछ वो वाली बात है जो हमने वो कॉइन खड़ा होने की बात की थी। ऑल्दो आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि कॉइन खड़ा होने के केस में, सीधा खड़ा होने के केस में, इट्स नॉट के हेड और टेल बोथ आ गए, इट्स लाइक के इट्स अ थर्ड आउटकम, राइट। वी आर नॉट अज्यूमिंग 2 outcomes but 3 outcomes. For independent events, we know कि probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. So इसका मतलब है कि ऊपर वाले दो इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये हाईली डिपेंडेंट हैं। So यहाँ पर ये अक्सर हमसे गलती ये होती है कि हम ये तस्वीर बनी हुई देखते हैं और हम समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दीज आर हाईली डिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको ये कह रहे हैं कि या वो चीज़ ए में है और या वो चीज़ बी में है। अगर ए में है तो बी में नहीं हो सकती, बी में है तो ए में नहीं हो सकती। तो एक के हो जाने से दूसरे की अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, राइट। Mutually exclusive events A and B are independent if and only if there is still a chance, if and only if either the probability of A is 0 or the probability of B is 0. दोनों में से कोई एक अगर 0 हो जाए तो then the joint probability would be 0, right? तो एक इवेंट हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा then in that case हम ये कह सकते हैं कि the probability of the joint probability is equal to the product of the two probabilities, right? Otherwise A and B are not independent. Also the probability of A given B is 0, and obviously not equal to the probability of A, and the probability of B given A is also 0 and not equal to the probability of B. So for mutually exclusive events ये वाली चीज़ ऊपर वाली हमेशा ट्रू रहेगी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होते अनलेस एंड अनटिल कि दोनों में से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, राइट। तो फॉर एग्जांपल ए हेड्स और बी टेल्स है, किसी एक फेयर भी होना जरूरी नहीं, किसी एक कॉइन के लिए जिसकी दो साइड हो, तो उसके लिए ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए 6 है और बी 5 है ऑन अ डायल, या 5 आएगा या 6 आएगा, और अगर एक आ गया तो कंफर्म पता लग गया कि दूसरा वाला उसके बाद उसकी सर्टेनिटी बेहतर होगी। सो पहले वाले केस में हेड और टेल में तो कंफर्म पता लग गया कि हेड आ गया तो टेल नहीं आया। इस केस में अगर 5 आ गया तो इसका मतलब है कि 6 के बारे में जो हमारा प्रायर था वो पहले से इम्प्रूव हो गया, अब हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अब वो जो है, और दूसरे वाले इवेंट की अब चांसेस कितने, और अगर सिर्फ हो ही सिर्फ ये दो चीज़ें सकती थी तो फिर सिर्फ दूसरी चीज़ ही मुमकिन रह गई, ठीक है। नहीं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अब कम हो गई हैं, आपका अपडेट हो गया, राइट। इसको मजीद अगर देखना है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, यू कैन just follow that video. I just wanted to quickly touch upon those points कि आपके पास जहन में किसी कोने में हो, आप वो pitfalls में ना कम से कम फॉल करते रहें। All right जी, finally conditional independence. What do we mean by conditional independence? So अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, एक के होने से दूसरे के होने के बारे में कुछ नहीं पता, होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं पता लगता, गिवन के एक थर्ड इवेंट का हमें नॉलेज है। तो ये अब उस गिवन केस के अंदर ये चीज़ है। सो गिवन दैट अ रैंडम इवेंट की स्पेलिंग गलत है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट,
अपने जहनों में ठीक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं इसको ठीक नहीं करने लगा, मैं ऊपर एक n लिख देता हूँ आपके लिए. So given that a random event C occurs, two random events A and B are conditionally independent given C if knowing about the occurrence of A does not change the probability of the occurrence of B. और ये सब कुछ given C हो रहा है, ठीक है. सो जिसको इस तरह से हम आप आगे एग्जाम्पल से भी करते हैं, लेकिन इसको डिफाइन यूँ करेंगे, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन सी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी. आप देख सकते हैं कि बेस के अंदर आपने ये वाली चीज़ यूज़ की थी, कंडीशनल इंडिपेंडेंस. क्या कंडीशनल इंडिपेंडेंस इंप्लाइज इंडिपेंडेंस, क्या इंडिपेंडेंस इंप्लाइज कंडीशनल इंडिपेंडेंस, अभी देखते हैं. आप खुद से इस पर सोचना जरूर शुरू कर देंगे. अगर दो चीज़ें कंडीशनली इंडिपेंडेंट हैं, गिवन अ थर्ड इवेंट ये दो चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या वो हमेशा भी इंडिपेंडेंट होंगी, या अगर दो चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं और एक थर्ड इवेंट हो जाता है, वो क्या फिर भी इंडिपेंडेंट रहेंगी? इस पर ज़रा सोचते रहें, अभी इसको देखते हैं. अच्छा, ऊपर वाले को अगर थोड़ा सा डिफरेंटली स्टेट करेंगे, बिल्कुल मैं वो इंडिपेंडेंस वाली स्लाइड्स को ही रिपीट कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड सी दोनों चीज़ें हैं, तो इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0. और इसको रीजन को खुद ही ढूंढ लीजिएगा, ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है. अच्छा जनाब, सो फॉर एग्जांपल अगर इवेंट ए है कि एक शख्स, उसको मैं ए ही कह देता हूँ, पर्सन ए गेट्स होम इन टाइम फॉर डिनर, एंड इवेंट बी है कि पर्सन बी गेट्स होम इन टाइम फॉर डिनर, एंड इवेंट सी है कि अ स्नो स्टॉर्म अकर्स. ठीक है, अब इन तीन इवेंट्स में क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं ओरिजिनली, और क्या गिवन द इंफॉर्मेशन जितनी आपको पता है, क्या ए और बी डिपेंडेंट हैं, और क्या ए और बी गिवन सी इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं. इस पर थोड़ा सा सोचें और उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए. सो वी कैन सी कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं. क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो शख्स ए और बी क्या एक ही जगह जॉब करते हैं, क्या एक ही जगह रहते हैं, उनका घर कितना उनकी जॉब से दूर है, वो किन हालात में पहुंचते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, कुछ नहीं पता. तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है. लेकिन ए अगर घर देर से पहुंचा है तो उससे मुझे कुछ नहीं ये पता लग रहा है कि बी ने भी घर देर से पहुंचना है. ठीक है, और अगर स्नो स्टॉर्म अकर हो जाता है तो क्या इससे मुझे इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंस नज़र आ रही है? ये तो नज़र आ रहा है कि शायद दोनों लेट हो जाएंगे. शायद अगेन हो सकता है ए जो काम करता हो वो अपने ही घर की छत के ऊपर उसका ऑफिस हो, या ऊपर घर हो नीचे उसकी दुकान हो. ठीक है, तो वहाँ से ऊपर चला जाए, स्नो स्टॉर्म से इफेक्ट ही ना हो, या अगली स्ट्रीट के अंदर उसका ऑफिस हो. ठीक है, जिससे उसे कोई फर्क ना पड़े और उसके लेट होने का कोई उससे फर्क ना ताल्लुक ना हो. सो नाउ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट अनकंडीशनली एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट गिवन दिस पर्टिकुलर इवेंट सी, स्नो स्टॉर्म का होना. ठीक है, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है गिवन द इंफॉर्मेशन. अगर ये इंफॉर्मेशन बदल जाएगी तो फिर ऑब्वियसली ये चेंज हो सकते हैं. ऑलराइट, इवेंट ए है गेटिंग अ 3 ऑन अ ब्लैक डाई, आपके पास दो डाइस हैं. इवेंट बी है हमारे पास, सॉरी मैंने उसके ऊपर बी नहीं लिखा हुआ, सो दिस इज योर इवेंट बी, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ वाइट डाई. ठीक है, एंड द इवेंट सी इज द सम ऑफ ब्लैक एंड वाइट बीइंग एन इवन नंबर. ठीक है, सम ऑफ ब्लैक एंड वाइट बीइंग एन इवन नंबर. अब जरा सोचें, वीडियो पॉज करें, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं अनकंडीशनली, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं कंडीशन होने के बाद भी. ठीक है, और ये दो अलग अलग डाइज हैं. फर्ज करें आपने एक हाथ से एक फेंक दी और दूसरे हाथ से दूसरी फेंक दी, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ए हो गया है, बी के बारे में कुछ पता लगा, और सिमिलरली आपसे कहा जा रहा है कि लेट्स से सी हो गया है, अब ए के होने से क्या बी के बारे में कुछ पता लगा या नहीं पता लगा. ठीक है, सो नाउ अगर आपने पॉज किया था तो आप देख सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं ओरिजिनली. ठीक है, 3 ब्लैक डाई पे आना और इवन नंबर वाइट डाई पे आना आपस में कोई ताल्लुक नहीं, दोनों डाइज अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, लेकिन अगर मुझे सी के बारे में पता लग जाए, अगर मुझे ये पता लग जाए कि इनका जो सम है वो इवन है, यानी मुझे आप ये कहें कि जी ए पे 3 आया है और बी का नहीं पता, लेकिन दोनों का सम आपका इवन नंबर है, तो क्या हमें अब भी हम उतने ही अनसर्टेन हैं बी की आउटपुट के बारे में? तो अब हमारी अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी. अब हमें पता लग जाएगा कि अगर सम इवन नंबर है और हमारी जो दूसरी डाइस है उसके ऊपर भी इवन नंबर आना इवेंट है जिसको हम देख रहे हैं, तो क्या अब क्या चांसेस हैं कि एन इवन नंबर फ्रॉम द अदर वन एड्स टू दिस एंड मेक्स एन इवन नंबर. और अगर आप देखें, अगर इसमें 2 ऐड करें तो 5 बनता है, सम इवन नहीं रहता. अगर इसमें 4 ऐड करें या इसमें 6 ऐड करें तो किसी भी केस में सम इवन नहीं रहता. तो लिहाजा हमें पता लग गया कि जो हमारी जो दूसरी डाइस है उस पर इवन नंबर नहीं आया. सो
जिस वक्त कंडीशन लग गई सी की, तो ये कंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं रहे, दे वर इंडिपेंडेंट बट नॉट कंडीशनली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल मेरे एडवाइज़र रॉनी अपने लेक्चर्स में दिया करते हैं, जब वो बेस पढ़ा रहे होते हैं। ही गोज इनटू अ लॉट मोर डिटेल्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंडीशनल इंडिपेंडेंस। वन डे आई विश टू डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब दैट डे अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट टुडे। लेकिन ये एक एग्जांपल ज़रूर मैंने चोरी कर ली है उनकी स्लाइड से। सो उनकी उनके ही डजंट यूज स्लाइड्स, ही यूज सिंपल बोर्ड, लेकिन उनकी वीडियोस से। सो योर इवेंट ए इज़ द शू साइज ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसके जूते का साइज, फर्स्ट करें स्कूल का स्टूडेंट है, और B है उसकी मैथमेटिकल स्किल्स ऑन सम स्केल। ठीक है, एंड C है उसकी एज। क्या A और B इंडिपेंडेंट है? और क्या A और B गिवन C डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? पॉज कीजिए और सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने गौर किया है तो आपको अब तक ये मालूम हो गया होगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ये देखेंगे, अगर आप बच्चों की, इसीलिए मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्कूल के बच्चों में अगर आप पहली जमात से लेकर 10वीं तक देखें, जैसे जैसे जूते का साइज बड़ा होता जाएगा, बच्चे की मैथ्स की स्किल्स भी बेहतर होती जाएंगी। नॉट फॉर आउटलायर्स बट फॉर जनरली ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम ये बात ट्रू होगी। जितना बड़ा जूता उतनी मैथ्स की स्किल्स। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होती है कॉजेलिटी और कोरिलेशन की, कि क्या जूता बड़ा होने की वजह से उसकी मैथ्स की स्किल्स अच्छी हो रही हैं। यहाँ ये डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट सेइंग कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं ये कहूँ जूते का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसकी मैथ्स की स्किल्स बेहतर होंगी, तो मुझे कुछ पता लग रहा है जूते के साइज से मैथ्स की स्किल्स का। हाउएवर नाउ यहाँ जो चीज़ इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो ये कर रही है कि हम एक ऐसे फैक्टर को ले रहे हैं, हम यहाँ जूते के साइज से हाइट भी कह सकते थे, हम यहाँ पे वेट भी शायद किसी हद तक कह सकते थे। ठीक है, हम उसके सर का शायद डायमीटर भी किसी पॉइंट तक कह सकते थे, लेकिन ऑल्दो ये सब की सब चीज़ों को अलग अलग देखना पड़ेगा कि कौन कितनी ज़्यादा कोरिलेटेड है, तो कौन कितनी ज़्यादा हमारी अनसर्टनिटी को कम कर रही है, गिवन द नॉलेज ऑफ वन देन अबाउट द नॉलेज ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। लेकिन अगर हम एज वाइज सी में उसकी एज कंफर्म कर दें और ये कह दें कि जी गिवन सी, यानी मैं अगर आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे सारे एक एज के स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठे होते हैं, तो क्या एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे, वो सारे के सारे 5 साल के बच्चे, उनमें भी क्या ऐसा होगा जिसका जूता बड़ा होगा उसकी मैथ्स की स्किल्स अच्छी होंगी? प्रॉब्ली नॉट। सो दैट डिपेंडेंस गोज अवे, that correlation goes away, it vanishes as soon as you control for age and you say एक ही एज के 6 साल के सारे बच्चों के अंदर क्या जूते के साइज और मैथमेटिकल स्किल्स के अंदर कोई कोरिलेशन है? प्रॉब्ली नॉट। 10 साल के बच्चों के अंदर क्या ये है या नहीं है? प्रॉब्ली नॉट, राइट। एक ही क्लास के बच्चों के अंदर है या नहीं? प्रॉब्ली नॉट, राइट। सो आपने तीनों एग्जाम्पल्स देख ली जहां पर इवेंट्स अनकंडीशनल इंडिपेंडेंट थे पहले भी और बाद भी कंडीशनिंग के, जहां पर पहले इंडिपेंडेंट थे बाद में नहीं थे, और जहां पे पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे और बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, राइट। ठीक है, तो अब आपके सामने ये इसकी भी एग्जांपल्स आ गई। फाइनली ये एक एग्जांपल है जो ज़राफ्स्की की बुक से है। ये मैं आपको करवाने नहीं लगा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे डाल इसलिए दी है कि पता नहीं आप किताब खोलते हैं कि नहीं, तो मैं वीडियो के अंदर होगी तो आप एक दफ़ा देख लेंगे। मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करूँगा। सो काम सिर्फ ये कहा गया है कि आपने नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटिमेंट निकालना है यूजिंग नाइव बेस विद एडवांस स्मूथिंग। ठीक है, अभी आपको आता है। आपके पास ये 3 एग्जांपल्स हैं नेगेटिव की, जस्ट प्लेन बोरिंग, ये मूवी रिव्यूज़ हैं, entirely predictable and lacks energy and no surprises and very few laughs. And then positive में है very powerful, the most fun film of the semester, and जो टेस्ट आपसे पूछा गया है वो पूछा गया predictable with no fun। तो अब आपको आना चाहिए। मैं आगे क्विकली इसका आंसर रिवील कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको सॉल्व करें। हाईली रिकमेंडेड है सॉल्व करें, कभी तो आपने भी कोई एग्जाम देना होगा, कोई क्विज देना होगा, तो इसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। सो द सोल्यूशन इज कि आपने प्रायर निकाला और उसके बाद आपने इसमें से विद को रिमूव कर दिया, क्योंकि विद आपके लिए अननोन वर्ड है, ओ भी है, रिमूव कर दिया। And then you do you find out the probability of it belonging to the negative class and the probability of it belonging to the positive class using the naive Bayes independence assumptions. And then finally you multiply your prior with your likelihoods and you get your final results, and you can see the test sentence belongs to the negative class, as is also expected क्योंकि हमने उसे देखा हुआ था। So that was it for naive Bayes. अगली वीडियो के अंदर I'll be telling you how to use naive Bayes for generation of data. But for now, this was it. Thank you so much.